जी न्यूज प्रस्तुत करता है टाइम मशीन। 75 वर्ष के युवा भारत की अनकही अनसुनी दास्तां अदिति त्यागी के साथ। नमस्कार, आपके लिए टाइम मशीन लेकर आए हैं और मैं हूं अदिति त्यागी। बीता हुआ वक्त कभी लौट कर नहीं आता, बस उसकी यादें और बातें रह जाती हैं जिसे टाइम मशीन के जरिए करीब से देखा जा सकता है। आज टाइम मशीन में आपको लेकर चलेंगे 1960 में, जहां हम आपको रूबरू कराएंगे नेताओं की रईसी के कारनामों से। आपको बताएंगे कि कैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू की एक सिगरेट के लिए भोपाल से इंदौर उड़ा था विशेष विमान। टाइम मशीन में आपको सुनवाएंगे भारत का वो एहसान जिससे प्यासा मरने से बचा था पाकिस्तान। साथ ही आपको दिखाएंगे कि कैसे अपना गुजराती दिमाग लगाकर धीरू भाई अंबानी ने बेची थी अरब के शेख को भारत की मिट्टी। आज आप जानेंगे उस नेता के भी बारे में जिसने हिंदी की वजह से कर दिया था पद्मश्री लेने से इंकार। इसके अलावा आप देखेंगे कि कैसे एक रैली में मुलायम सिंह ने दरोगा को धोबी पछाड़ दांव से पटका, और बताएंगे भारत की सबसे महंगी फिल्म के बारे में जिसकी शूटिंग में लगे थे 2000 ऊंट और 4000 घोड़े। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सफर और टाइम मशीन में आपको दिखाते हैं 10 अनकही कहानियां। देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को सिगरेट पीने का शौक था और उनके इसी शौक से जुड़ा एक दिलचस्प किस्सा बहुत मशहूर है। यूं तो पंडित नेहरू की सिगरेट पीते हुए कई तस्वीरें आपने देखी होंगी, लेकिन क्या आप जानते हैं कि नेहरू को सिगरेट की तलब इस हद तक थी कि उनके लिए विशेष विमान से सिगरेट मंगाई जाती थी। हुआ यूं कि 1960 के दशक में जवाहरलाल नेहरू मध्य प्रदेश के दौरे पर भोपाल पहुंचे। वहां उनको राजभवन में ठहराया गया। राजभवन में नेहरू के स्वागत की तैयारियां चल रही थी। तभी तैयारियों में जुटे लोगों को पता चला कि नेहरू जिस 555 ब्रांड की सिगरेट पीते हैं वो सिगरेट तो भोपाल में मिलती ही नहीं है। अब पंडित नेहरू की मेहमान नवाजी में कोई कमी न रह जाए, इसलिए उसी समय एक स्पेशल प्लेन को भोपाल से इंदौर भेजा गया, जहां 555 ब्रांड के सिगरेट पहले ही खरीद लिए गए थे। और जैसे ही विमान इंदौर एयरपोर्ट पर पहुंचा, तुरंत नेहरू की पसंदीदा सिगरेट उसमें रखी गई और विमान वापस भोपाल लौट आया। कहा जाता है कि नेहरू के फेवरेट ब्रांड का सिगरेट लाने पर उस जमाने में 30,000 रुपए खर्च हुए थे। इंदिरा गांधी के पति फिरोज गांधी यूं तो पारसी थे, लेकिन मृत्यु के बाद उनका अंतिम संस्कार हिंदू रीति रिवाज से किया गया। 7 सितंबर 1960 को फिरोज गांधी को हार्ट अटैक आया, जिसके बाद वो खुद कार चलाकर हॉस्पिटल पहुंचे। डॉक्टरों ने जांच के बाद उन्हें एडमिट कर लिया। उस वक्त इंदिरा गांधी पिता जवाहरलाल नेहरू के साथ त्रिवेंद्रम जा रही थीं। लेकिन जैसे ही उन्हें फिरोज गांधी की तबीयत के बारे में जानकारी मिली, वो तुरंत उनके पास पहुंची। 8 सितंबर की सुबह जब फिरोज गांधी ने आंखें खोली तो सामने इंदिरा गांधी को पाया। इंदिरा से कुछ देर बात करने के बाद फिरोज गांधी ने अंतिम सांस ली। 9 सितंबर को फिरोज गांधी का हिंदू रीति से अंतिम संस्कार किया गया। 16 साल के राजीव गांधी ने अपने पिता की चिता को अग्नि दी। कहा जाता है कि जब फिरोज गांधी को पहली बार दिल का दौरा पड़ा था, तभी उन्होंने अपने दोस्तों से कह दिया था कि उनका अंतिम संस्कार हिंदू रीति से ही किया जाए, क्योंकि उन्हें अंतिम संस्कार की पारसी रीति पसंद नहीं थी। पारसी रीति में शव को चीलों के खाने के लिए छोड़ दिया जाता है। अमेरिकी लेखक कैथरीन फ्रैंक लिखती हैं कि इंदिरा ने उस वक्त ये सुनिश्चित किया था कि फिरोज गांधी के पार्थिव शरीर को दाह संस्कार के लिए ले जाने से पहले पारसी धर्म की रस्मों का भी पालन किया जाए। – 1947 में देश के बंटवारे के बाद सिंधु नदी भी 2 हिस्सों में बंट गई। सिंधु नदी का स्रोत भारत में था और नदी का एक बड़ा हिस्सा पाकिस्तान में था। बंटवारे के बाद पाकिस्तान सरकार ये सोचकर चिंतित थी कि अगर भारत ने सिंधु नदी के पानी को पाकिस्तान में जाने से रोक दिया तो क्या होगा, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ बहने वाली सिंधु की सहायक नदियों पर भी भारत का पूरा नियंत्रण था।
उस जमाने में पाकिस्तान की बहुत बड़ी आबादी कृषि और आजीविका के लिए सिंधु नदी के पानी पर ही आश्रित थी। पाकिस्तान का ये डर खत्म हुआ 19 सितंबर 1960 को, जब भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल समझौता हुआ। ये समझौता करवाने में विश्व बैंक की भी अहम भूमिका थी। विश्व बैंक की पहल पर ही प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान ने रावलपिंडी में सिंधु जल समझौते पर दस्तखत किए थे। समझौते के मुताबिक भारत में पश्चिमी नदियों के पानी का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। सिंधु नदी का 20% हिस्सा भारत के लिए है। समझौते के तहत भारत को पश्चिमी नदियों से 36 लाख एकड़ फीट पानी स्टोर करने का अधिकार मिला था। भारत इन पश्चिमी नदियों के पानी से 7 लाख एकड़ क्षेत्र में लगी फसलों की सिंचाई कर सकता है। भारत इन नदियों पर जल विद्युत परियोजनाएं बना सकता है। विश्व बैंक ने ही दोनों देशों के बीच बहने वाली 6 नदियों सिंधु, झेलम, चिनाब, सतलुज, ब्यास और रावी के जल बंटवारे पर भी समझौता करवाया था, जो कि 1961 में लागू हुआ था। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के फाउंडिंग चेयरमैन धीरूभाई अंबानी हमेशा अलग अलग बिजनेस करने और उससे मुनाफा कमाने का कोई मौका नहीं छोड़ते थे। बात 1960 की है, जब धीरूभाई ने अरब के शेख को भारत की मिट्टी एक्सपोर्ट कर दी थी। 1960 में धीरूभाई की कंपनी विदेश में मसाले एक्सपोर्ट करती थी और वहां से पॉलिएस्टर के धागे मंगवाती थी, क्योंकि उस समय खाड़ी देशों में भारत के मसालों की खूब डिमांड थी और भारत में पॉलिएस्टर के धागे की। उसी दौरान सऊदी अरब के एक शेख को अपने गुलाब गार्डन के लिए अच्छी क्वालिटी वाली मिट्टी की तलाश थी। जब धीरूभाई को ये जानकारी मिली तो उन्होंने शेख को भारत की मिट्टी इस्तेमाल करने की सलाह दी। शेख ने उनकी बात मान ली, जिसके बाद धीरूभाई की कंपनी ने भारत से दुबई मिट्टी एक्सपोर्ट की थी। राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने यूं तो देश और विदेश का खूब दौरा किया, लेकिन मध्य प्रदेश में विदिशा के एक छोटे से गांव ग्यारसपुर ने उनका मन कुछ इस तरह मोहा कि वो वहां से अपने लिए गाय का देसी घी और शहद मंगवाने लगे। बात 1960 की है, जब 17 सितंबर को जीवाजी राव सिंधिया के साथ राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद छोटे से गांव ग्यारसपुर पहुंचे थे। वहां उनकी अगवानी वहां के तत्कालीन तरफदार हरि सिंह रघुवंशी ने की थी। हरि सिंह ने राष्ट्रपति को तोहफे के तौर पर सांभर का एक बच्चा दिया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को तब शकरकंद, सीताफल और पीठे नाश्ते में परोसे गए थे। वैसे तो इस गांव में राष्ट्रपति को 20 मिनट ही रुकना था, लेकिन गांव की प्रकृति छटा देखकर राजेंद्र प्रसाद मंत्र मुग्ध रह गए थे। उन्होंने तब कहा था कि राष्ट्रपति बनने के बाद ये पहला मौका है जब मैं किसी गांव में आया हूँ। ग्यारसपुर से वापस लौटते वक्त तरफदार हरि सिंह रघुवंशी ने राजेंद्र प्रसाद को गाय का देसी घी और शहद भी दिया, जो राजेंद्र प्रसाद को इतना पसंद आया कि वो हमेशा फिर ग्यारसपुर से ही देसी घी और शहद मंगवाने लगे। भारतीय राजनीति में जब भी जमीन से जुड़े नेताओं का जिक्र होता है, समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव का नाम जरूर आता है। मुलायम सिंह को उत्तर प्रदेश की राजनीति में धरती पुत्र के नाम से भी जाना जाता है। 26 जून 1960 की बात है। मैनपुरी के करहल के एक इंटर कॉलेज में कवि सम्मेलन चल रहा था, जहां कवि दामोदर स्वरूप विद्रोही अपनी कविता सुना रहे थे। कविता का शीर्षक था दिल्ली की गद्दी सावधान। जैसे ही दामोदर विद्रोही ने कविता पाठ शुरू किया, वहां खड़े एक दारोगा ने उनको सत्ता विरोधी कविता पढ़ने से रोका। कवि विद्रोही नहीं माने तो दारोगा तेजी से मंच पर उनके पास पहुंचा और उनके हाथ से माइक छीनकर फेंक दिया। ये बात वहां मौजूद मुलायम सिंह यादव को बहुत बुरी लगी और वो भी दौड़कर मंच पर पहुंचे और आव देखा न ताव दारोगा को उठाकर पटक दिया। मंच पर दंगल का ये नजारा देख वहां मौजूद लोग हरकत में आए और दारोगा को मुलायम सिंह यादव के शिकंजे से छुड़ाया। उस वक्त मुलायम सिंह यादव मारुदुर गोपालन रामचंद्रन उर्फ MGR
भारत के एक मशहूर अभिनेता और राजनीतिज्ञ थे। 1960 में एमजी रामचंद्रन को पद्मश्री पुरस्कार देने की घोषणा की गई थी, लेकिन एमजीआर ने यह सम्मान लेने से इनकार कर दिया था। जब उनसे इसकी वजह पूछी गई थी तो उन्होंने बताया, पद्मश्री पर देवनागरी हिंदी लिखी गई है, इसलिए मैं उसे स्वीकार नहीं कर सकता। कहा जाता है कि एमजीआर तमिल भाषा के कट्टर समर्थक थे और हिंदी के बढ़ते प्रभुत्व के विरोधी थे। उन्नीस 1960 में एक ऐसी फिल्म रिलीज हुई जिसके बिना हिंदी सिनेमा अधूरा माना जाता है। मुगले आजम में अकबर के किरदार के साथ पृथ्वीराज कपूर ने अभिनय का ऐसा शाहकार रचा जिसकी आज भी मिसाल दी जाती है। पृथ्वीराज कपूर ने दिलीप कुमार और मधुबाला से भी ज्यादा वाहवाही लूटी थी, लेकिन बहुत कम लोगों को यह मालूम होगा कि मुगले आजम 16 साल में बनकर तैयार हुई थी। इस फिल्म में कलाकारों ने जितने भी कपड़े पहने थे उन्हें दिल्ली में सिला जाता था और सूरत में उन कपड़ों पर नक्काशी की जाती थी। ज्वेलरी हैदराबाद में बनाई जाती थी और मुकुम कोल्हापुर में बनते थे। फिल्म में इस्तेमाल किए गए हथियार राजस्थान में और जूते आगरा में बनाए जाते थे। सिर्फ इतना ही नहीं, इस फिल्म में 2000 ऊंटों और 4000 घोड़ों का उपयोग किया गया था। उस जमाने में इन ऊंटों और घोड़ों पर ही 1.5 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। फिल्म का गाना जब प्यार किया तो डरना क्या को 105 बार लिखने के बाद फाइनल किया गया था। इतना ही नहीं, कहा जाता है कि इस गाने को शूट करने पर 10 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। इस गाने की एक खास बात ये भी थी कि लता मंगेशकर ने इसे स्टूडियो के बाथरूम में रिकॉर्ड किया था, क्योंकि उस समय गायक की आवाज में इको इफेक्ट देने वाले सॉफ्टवेयर नहीं हुआ करते थे। एक मई 1960 वो तारीख जब देश को 2 राज्य मिले थे, गुजरात और महाराष्ट्र। बॉम्बे से महाराष्ट्र और गुजरात बनने तक के सफर में वहां के लोगों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ा। बात 1960 से पहले की है, जब दोनों राज्य बॉम्बे का हिस्सा हुआ करते थे। उस वक्त बॉम्बे में मराठी और गुजराती दोनों भाषाएं बोली जाती थीं। धीरे धीरे भाषा के आधार पर अलग राज्य की मांग उठने लगी। 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत देश में कई राज्यों का गठन किया गया। ज्यादातर राज्यों को भाषा के आधार पर बांटा गया था, लेकिन तब भी बॉम्बे के मराठी और गुजराती भाषियों को अलग राज्य नहीं मिला। भाषा का विवाद बढ़ा तो बॉम्बे में आंदोलन शुरू हो गया। गुजराती लोगों ने उस वक्त महागुजरात आंदोलन किया, तो महाराष्ट्र की मांग कर रहे मराठी लोगों ने अलग महाराष्ट्र समिति का गठन किया। समय के साथ भाषा के आधार पर बंटवारे की मांग तेज होती गई और आखिरकार 1 मई 1960 को बॉम्बे पुनर्गठन अधिनियम के तहत बॉम्बे गुजरात और महाराष्ट्र में बंट गया। STD यानी सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग। इसका मतलब ये कि पुराने दौर में जब मोबाइल फोन्स नहीं हुआ करते थे तब इसका इस्तेमाल सबसे ज्यादा हुआ करता था, या यूं कह लीजिए तब एक दूसरे से फोन पर बात करने का जरिया STD ही था। भारत में STD यानी सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग की शुरुआत 25 नवंबर 1960 में हुई थी। उस समय पहली सर्विस कानपुर से लखनऊ के बीच शुरू हुई थी। बाद में धीरे धीरे भारत के सभी प्रमुख शहर STD के जरिए आपस में जुड़ गए थे। आपको बता दें कि STD से पहले ट्रंक कॉल सेवा हुआ करती थी, लेकिन बाद में STD सेवा आई। STD मतलब ये है कि इसमें टेलीफोन यूजर को बगैर ऑपरेटर की मदद के ट्रंक कॉल करने की सुविधा मिली। इससे पहले यूजर ऑपरेटर को फोन लगाता था और फिर किसी दूसरे व्यक्ति से बात कर पाता था। ये सर्विस भारत में बहुत बड़ी क्रांति थी,
क्योंकि इसके जरिए देश में किसी भी जगह फोन पर बात करना एकदम सीधा और आसान तरीका हो गया था। टाइम मशीन में आपने आज सफर किया 62 साल पहले के भारत का, 1960 का, और देखी उस दौर की 10 अनसुनी कहानियां। कल इसी वक्त टाइम मशीन में ले चलेंगे साल 1961 में, वो साल जब आजाद देश 14 साल का हो चुका था। स्वतंत्र भारत की अनोखी 10 कहानियां कल शाम 6:30 बजे सिर्फ जी न्यूज पर फिर लेकर आऊंगी मैं। तब तक के लिए नमस्कार। अमृत महोत्सव के प्रारंभ होने Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.